Good morning, students. Hope you will be fine and healthy at your home. Now we will continue our topic, the age of industrialization, chapter 5 from history. Now we will study नेक्स्ट कंटेंट 5.1 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोडोमिनियंट, यानी कि जो छोटे उद्योग थे इंडिया के अंदर वो कैसे फले फूले, किस तरीके से उनका ज्यादा प्रभाव दिखने को हमें मिला इंडिया में. सो वी हैव स्टडी अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैसे फली फूली इंडिया के अंदर. देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट, while factory industries grew steadily after the war, large industry found only a small segment of the country. कहते कि जैसे ही फैक्ट्री इंडस्ट्री आगे फलने फूलने लगी, ऐसा कहते कि जो हमारी एक तरह से लार्ज इंडस्ट्री की बात करें तो वो एक तरह से ओनली ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि उनका जो इंपॉर्टेंस थी वो बहुत ही कम रह चुकी थी. जो लार्ज इंडस्ट्री यानी कि उनकी इंपॉर्टेंस कम हो चुकी थी और स्मॉल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी थी. मोस्ट ऑफ देम अबाउट 67% इन 1911. कहते कि अधिकतर जो इंडस्ट्री थी हमारी 1911 में कितने परसेंट, 67% वर लोकेटेड इन बंगाल एंड बॉम्बे. बंगाल और बॉम्बे है काफी फेमस सेंटर रहे हैं जहां पर ज्यादातर हमारी इंडस्ट्री लोकेटेड थी. 67%. ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कंटिन्यू टू प्रोडोमिनेट. कहते कि पूरे कंट्री की अगर हम बात करें, ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कंटिन्यू टू प्रोडोमिनेट. कहते कि जो छोटे पैमाने का उत्पादन था वो कंटिन्यू बढ़ता रहा. ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स वर्क इन रजिस्टर्ड फैक्ट्री 5% इन 1911 एंड 10% इन 1931. कहते कि यहाँ तक कि जो स्मॉल प्रोपोर्शन था टोटल इंडस्ट्री लेबर फोर्स का, एक तरह से वो रजिस्टर्ड फैक्ट्री में जो रजिस्टर्ड थे वो 5% थे 1911 में और 10% थे 1931 में. कहने का मतलब यह कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी उसमें काम करने वालों की संख्या बहुत ही कम थी. द रेस्ट वर्कर इन स्मॉल वर्कशॉप एंड हाउस होल्ड यूनिट ऑफन लोकेटेड एली बालियंस अनविजिबल बाय पासर बाय. कहते कि लेकिन ज्यादातर जो हमारे वर्कर थे वो एक तरह से अगर हम बात करें वो छोटी इंडस्ट्रीज में काम करते थे, छोटे उद्योगों में काम करते थे. बड़े पैमाने में उद्योगों में काम करने वालों की संख्या 5% थी 1911 में और 10% हो गई थी 1931 तक. लेकिन ज्यादातर जो वर्कर होते थे वो छोटी यूनिट में या घरेलू इकाइयों में काम करते थे. In fact, in some instances, handicraft production actually expanded in 20th century. अगर हम बात करें 20th century की जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई. दिस इज ट्रू इवन इन केस ऑफ हैंडलूम सेक्टर दैट वी हैव डिस्कस. कहते कि ऐसा हैंडलूम सेक्टर में भी हुआ जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. while cheap machine made thread wiped out of the spinning industry in 19th century, the weaver survived despite problems. कहते कि ज्यादातर जो मशीन थी, मशीन से जो कपड़ा बनने लगा था, धागा बनने लगा था, तो उस समय पर जो हमारे हाथ से काम करने वाले वीवर थे, जुलाहे थे, उनके सामने काफी सारी प्रॉब्लम आई. इन दी 19th century हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन एक्सपेंडेड स्टीडली ऑलमोस्ट ट्रिपलिंग बिटवीन 1900 एंड 1940. कहते कि लेकिन 20th century में जो हैंडलूम कपड़े का प्रोडक्शन था वो तिगुना बढ़ा. ट्रिपलिंग का मतलब तिगुना बढ़ा. कब बढ़ा? वो 1900 से लेकर 1940 के बीच में. हाउ डिड दिस हैपन? ऐसा कैसे हो भी, जो प्रोडक्शन है इतना सारा बढ़ा, 3 गुना बढ़ोतरी हुई 40 साल के दौरान, तो ऐसा कैसे हुआ? तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे एक डिवाइस के बारे में. दिस डिवाइस केम टू बी नोन एज फ्लाई शटल. तो फ्लाई शटल क्या था? फ्लाई शटल एक डिवाइस था, मैकेनिकल डिवाइस यूज फॉर वीविंग, जिसे हम लोग वीविंग के लिए यूज करते थे. मूव बाय मीन्स ऑफ रोप्स एंड पुलीज, जो यानी कि रोप्स यानी कि रस्सियों की सहायता से या पुली की सहायता से चलता था. तो ये एक डिवाइस आया फ्लाइंग शटल. फ्लाइंग शटल आने से जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है हमारे कपड़े का 20th century की शुरुआत में काफी बड़ा. 1900 से लेकर 1940 की बात करें तो हम लोग इसमें लगभग काफी बढ़ोतरी हुई. 3 गुना हो गया था ये. तो फ्लाइंग शटल के बारे में हमने जाना. क्या था फ्लाइंग शटल? एक मैकेनिकल डिवाइस था. ये किस इंडस्ट्री में यूज करते थे इसको? वीविंग के लिए. मिंट बाय रोप्स एंड पुली, जो यानी कि रस्सियों की सहायता से और पुली की सहायता से चलता था. अब फ्लाइंग शटल क्या था? फ्लाइंग शटल दिस इंक्रीज प्रोडक्शन पर वर्कर. कहते कि फ्लाइंग शटल आने से जो प्रति वर्कर उत्पादन था वो काफी बड़ा. स्पीड अप प्रोडक्शन एंड रिड्यूस लेबर डिमांड. कहते कि इससे प्रोडक्शन काफी बढ़ने लगा और लेबर की भी डिमांड कम होने लगी. बाय 1941 ओवर 35% ऑफ दी हैंडलूम इन इंडिया वर फिटेड विद फ्लाई शटल. कहते कि अगर हम बात करें 1941 में 35% से ज्यादा हैंडलूम इंडस्ट्री ऐसी थी जहां पर फ्लाई शटल सेटल किया जा चुका था. इन रीजन लाइक त्रावणकोर, मद्रास, कोचीन, बंगाल के अंदर द प्रोपोरेशन वो 70 to 80%. कहते कि यहाँ पर तो और ज्यादा फ्लाई शटल लग चुके थे. ये कुछ सिटीज थे, जैसे हम लोग त्रावणकोर की बात करें, मद्रास की बात करें, मैसूर की बात करें, कोचीन की बात करें, बंगाल की बात करें, यहाँ तो 70 से 80% जो फ्लाइंग शटल है वो लग चुके थे इंडस्ट्री के अंदर. देयर वर सेवरल अदर स्मॉल इन्वेंशन विच हेल्प वीवर इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पीट विद द मिल सेक्टर. कहते हैं कि यहाँ पर और भी कुछ इन्वेंशन हुए जिन्होंने यानी कि वीवर को इतना इंप्रूव किया
उनकी उत्पादन क्षमता को इतना बढ़ा दिया कि वो मिल सेक्टर के साथ अपना कंपटीशन कर सकते थे उनके साथ, यानी कि वो लोग कॉम्पिटिट कर सकते थे। तो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट related to small scale industry. Now we have continue. Certain groups of weavers were in a better position than other to survive the competition with the mill industry. Among weavers, some produce coarser cloth which wove finer variety. The coarser cloth was brought the poor and the demand fluctuated violently. कहते हैं कि जो हल्का कपड़ा बनाया जाता था, हल्की किस्म का कपड़ा बनाया जाता था, ज़्यादातर उसकी जो डिमांड करते थे वो गरीब लोग करते थे। गरीब लोगों के पास इनकम के सोर्स कम होते थे, इसलिए क्या जो कोर्स कपड़ा होता था, यानी कि जो हल्का कपड़ा होता था, इंफीरियर क्वालिटी का कपड़ा होता था, उनकी डिमांड ज़्यादातर पुअर पीपल के द्वारा की जाती थी। In time of bad harvest and famine, when the rural poor had little to eat and their cash income disappeared, they could not possibly buy cloth. कहते कि कई बार क्या होता था कि गांव में जो गरीब लोग रहते थे, फसल खराब हो जाने से, अकाल पड़ने से कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती थी कि उनके पास खाने का भी भोजन नहीं बचता था। ऐसी कंडीशन में क्या उनकी इनकम बहुत कम हो जाती थी। दे कुड नॉट पॉसिबली बाय क्लोथ, ऐसी कंडीशन में वो कपड़ा नहीं खरीद सकते थे। द डिमांड फॉर द फाइन वेराइटी बोट बाय वेल मोर स्टेबल, द रिच कुड बाय दीज इवन व्हेन पुअर स्टारवेड। कहते कि लेकिन जो अमीर लोग थे वो तो खरीदारी करते थे उस समय पर भी, जब गरीब लोग भूखे मर रहे होते थे। फैमिन डिड नॉट अफेक्ट द सेल ऑफ द बनारसी और बालूचारी साड़ी। देखें यहाँ पर ये दो वैरायटी हैं, एक बनारसी साड़ी और एक है बालूचारी साड़ी। कहते कि अकाल पड़ने से भी इन साड़ी की जो सेल होती थी उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। मोरेवर एज यू हैव सीन मिल्स कुड नॉट इंटीमेट स्पेशलाइज वीवर, sarees with woven border or famous lungis and handkerchief of Madras could not be easily replaced by mill production. कहते हैं कि यहाँ पर यदि हम बात करें मद्रास की, तो मद्रास को जाना जाता था साड़ी के लिए और हैंकरचीफ के लिए और लुंगी के लिए। कहते हैं कि इनका जो प्रोडक्शन था वो भी कम नहीं हुआ ज़्यादा डेवलपमेंट होने के बाद। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं। बॉम्बे, जैसा कि सबसे पहली मिल लगाई गई थी 1854 में, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कॉटन मिल। कॉटन के लिए इसको जानते हैं। बॉम्बे, मद्रास अगर हम बात करें, मद्रास के अंदर भी कुछ मिल्स हैं वो सेटअप की गई थी। दैट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर माना जाता है मद्रास को भी। अभी मद्रास के बारे में हमने जाना था, मद्रास को किसके लिए जाना जाता था? साड़ीज के लिए, हैंकरचीफ के लिए और लुंगी के लिए। दैट इज ए फेमस सेंटर। एंड नाउ वी हैव स्टडी अबाउट बंगाल। बंगाल के अंदर 1854 के नेक्स्ट ईयर यानी कि 1855 में एक मिल सेटअप की गई थी, दैट इज रिलेटेड टू जूट। यानी कि बंगाल को हम लोग जूट के प्रोडक्शन के लिए जानते हैं। 1855 में कोलकाता के नियर एक स्थान है रीशरा, रीशरा में ये मिल लगाई गई थी। तो देयर आर दी थ्री मेन इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द 19th and 20th century in India. That is most important, small scale industry predominant. In these videos you have to be know that the new invention like that fly shuttle also improve the quality and the variety, different varieties product also seen in this market. And you have seen that Bengal and Bombay are the main center of industrial